नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजेश आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। इसी के चलते आज मैंने एक छोटी सी स्टडी किया जिसे मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। हमारे पास इतनी मेडिकल सुविधाएं होने के बावजूद भी इतनी मौतें हो रही हैं, तो सोचिए आज से 200-300 साल पहले जो बीमारियां कभी फैली थी उस वक्त क्या आंकड़े रहे होंगे। किसी किसी देश के तो नक्शे तक बदल गए हैं। चलिए बात करते हैं उनके बारे में। पेंडेमिक्स क्या है? व्हाट इज पेंडेमिक्स? ए पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट हैज स्प्रेड अक्रॉस ए लार्ज रीजन। ये जो है शुरुआत में तो एपिडेमिक डिजीज होती हैं जो कि इन्फेक्शियस होती हैं। धीरे धीरे ये एक साथ विश्वव्यापी बन जाती हैं जो कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट्स में फैल जाती हैं, और इससे अधिकांश जो हमारा पीपल हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। ह्यूमन हैव लिटिल और नो इम्यूनिटी अगेंस्ट पेंडेमिक। जो हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके पास इससे लड़ने के लिए या तो उनके पास इम्यूनिटी नहीं होती, अगर होती भी है तो वो बहुत ही कम होती है। पेंडेमिक स्प्रेड्स क्विकली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वर्ल्ड वाइड। ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेज़ी से फैलता चला जाता है। बात करते हैं इसके फेजेस के बारे में। जो WHO ने इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के आधार पर इसको 6 फेजेस में डिवाइड किया था। सबसे पहला फेज ये है कि जब वायरस जो है एनिमल के अंदर तो है लेकिन वो किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करता, तो वह फेज फर्स्ट में आती है। फेज 2 में क्या होता है कि वो एनिमल फ्लू जो है वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देता है। धीरे धीरे उसके सिम्टम्स उसे देखने को मिल जाते हैं। थर्ड फेज में हमारा जो है छोटे छोटे केसेस कहीं कहीं पे देखने को मिल जाते हैं, फिर उसका आउटब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, कम्युनिटी में फैलना शुरू हो जाता है। वो हमारा थर्ड फेज में आ जाता है, लेकिन अभी भी ये एक कंटिनेंट में ही है, दूसरे कंटिनेंट में नहीं गया। चौथे फेज में क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और ये एक बड़ा रूप ले लेता है जो कि हमारे लिए एक जोखिम बड़ा हो जाता है। पाँचवें फेज में है कि जो हमारी WHO रीजन की कंट्री हैं उनमें अगर वो एक से अधिक कंट्री में अगर वो बीमारी देखने को मिली है तो वो फेज़ 5 में आती है, और फेज़ 6 में बीमारी तब पहुंचती है जब वो उन WHO रीजन के अलावा किसी अलग कंट्री में अगर वो देखने को मिलती है तो वो फेज़ 6 में आती है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, जो कि हमारे अभी तक नोटेबल पेंडेमिक डिजीज़ रही हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले ब्लैक डेथ, जो कि जिसमें कि हमारा 30 से 50 मिलियन डेथ हुई थी। उसके बाद मॉडर्न प्लेग आया। इसी तरीके से हमारी समय समय पर बीमारियां आती रही हैं जिनके बारे में हमारी WHO ने और जो हमारी हिस्ट्री है उसमें वो रिकॉर्ड है। इसी तरीके से हम सारी बीमारियों को देख सकते हैं। स्पेनिश फ्लू, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, इबोला आउटब्रेक हुआ था 1976 में। उसके बाद HIV एड्स जो कि अब तक हमारे विश्व में बना हुआ है, जो कि जिससे अब तक 32 मिलियन डेथ हो चुकी हैं। उसके बाद स्वाइन फ्लू 2009 में बहुत भयंकर रूप लिया था इसने। बीच में अभी हाल ही में कुछ साल पहले 2014 में एबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था। उसके बाद कोरोना वायरस का हम अभी चल ही रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो ये हम देख सकते हैं कि कितना शुरुआत से हुआ था कि कभी किसी डेथ में अगर 5 मिलियन लोगों की डेथ हो रही है पूरे विश्व में, तो कहीं पे 30 से 50 मिलियन डेथ हो रही हैं, कहीं कहीं पे तो 200 मिलियन तक डेथ हो रही हैं, जैसे कि हमारी ब्लैक डेथ है। इसी तरीके से हर डिजीज़ की अलग अलग फ्रिक्वेंसी रही है। चलिए बात करते हैं इसकी डेथ टोल की। तो सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है अब तक के रिकॉर्ड में वो ब्लैक डेथ डिजीज़ आई थी, जिसमें कि हमारी 200 मिलियन इस डिजीज़ में आई थी इसके थ्रू। उसके बाद स्मॉल पॉक्स में 56 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। स्पेनिश फ्लू जो कि वर्ल्ड वार के थ्रू ये फैला था, इस टाइम उनकी इम्यूनिटी सभी की ख़त्म हो गई थी। अब बात करते हैं किस किस टाइप से और उसका प्री ह्यूमन होस्ट क्या था। तो चलिए सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कम से कम 20 डिजीज़ दे रखी हैं। हालांकि कोई कोरोना कोई नई नहीं है हमारे लिए, लेकिन इससे पहले भी हमारे सामने बहुत सारी बीमारियाँ आ चुकी हैं। तो वो आप लोगों के सामने हैं कब किस टाइम पीरियड में वो आई थी और कब उनका वायरस क्या था और उनका प्री ह्यूमन होस्ट क्या था। वो ह्यूमन में आने से पहले किसके अंदर थी वो, उसके बाद उसके डेथ टोल क्या रहा, कितनी डेथ उसके बीमारी के चलते हुई। तो ये सब आपके सामने हैं। अब टाइमलाइन की बात करें तो हम इसमें 165 से लेके 1520 के बीच में ये 5 डिजीज़ दे रखी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई थी वो ब्लैक डेथ के जो हमारी है
ये वाली, इसमें बहुत सारी डेथ हुई थी। उसके बाद इसी तरीके से जो दूसरा टाइमलाइन है हमारा 1665 से लेकर 1800 के बीच में जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी वो हमारा थर्ड प्लेग था, जो कि 1885 में फैला था। उसमें बहुत सारी डेथें हुई थी। उसके बाद थर्ड टाइमलाइन की बात करें तो 1889 से लेके 1990 तक जो HIV का टाइम पीरियड था, जब तक HIV आया था तब तक अगर देखा जाए तो स्पेनिश फ्लू और HIV, जो हमारा HIV वायरस था जिसे बताया था हमने, 32 मिलियन हो चुकी हैं। उसके बाद 2003 से लेके प्रेजेंट में कोविड-19 जो कि अभी चल ही रहा है हाल ही में, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को जो हमें डेथ मिली थी वो स्वाइन फ्लू की मिली थी, जिसमें कि हमारी बहुत सारी डेथ हुई थी। चलिए बात करते हैं कुछ जो बिगेस्ट पेंडेमिक थी हिस्ट्री में हमारे अब तक की, जो विश्व की हिस्ट्री में है सबसे ज़्यादा डेथ करने वाला सबसे था ब्लैक डेथ। उसके बाद स्मॉल पॉक्स, स्पेनिश फ्लू जो कि वर्ल्ड वार के टाइम पे फैला था और बहुत सारी डेथ इसमें हुई थी, और HIV एड्स, उसके बाद इबोला और कोविड-19 को हम लेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ब्लैक डेथ की। ब्लैक डेथ जो डिजीज़ है उसको हम ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो यर्सीनिया पेस्टिस है, जो कि एक बैक्टीरिया है। इसमें जो मैनिफेस्ट सेवरल फॉर्म में ये देखा गया था ब्यूबोनिक में, सेप्टिसीमिया में और निमोनिया में। इसके जो लक्षण थे शुरुआत में फीवर, ठंड लगना, कपकपी होना, हेडेक होना, बॉडी में पेन होना पूरी में, वीकनेस, वॉमिटिंग और जी मिचलाना भी इसमें सिम्टम्स हमें देखने को मिले थे। इसमें जो है 75 से 200 मिलियन के बीच में डेथ हुई थी। ये जो है चूहों के द्वारा फैली थी। एक शिप से दूसरे शिप में जब सामान आयात निर्यात होता था देशों के बीच में, उस टाइम पे चूहों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में बीमारी फैलती चली गई और इसने बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लिया। हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स की। तो स्मॉल पॉक्स भी सब लोग जानते होंगे, जिसे हम चेचक के नाम से भी जानते हैं। ये कंटीजियस डिजीज़ है जो कि वेरियोला वायरस के द्वारा फैलती है। फिलहाल तो इसको हमने पूरे विश्व से इरेडिकेट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसके कुछ सैंपल हमने लैब में बचा के रखे हुए हैं। तो अब बात करते हैं इसकी जो स्मॉल पॉक्स का मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है। जो इन्फेक्शन है वो बॉडी के अंदर कब होता है, कैसे होता है, तो इसे हम जानेंगे अगली स्लाइड में। सबसे पहले बात करते हैं हम, ये जो वायरस है हमें जब बॉडी में एंटर कर जाता है तो 14 दिन तक हमें कुछ पता भी नहीं चलता कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ है भी या नहीं, लेकिन 14 दिन के बाद हमें थोड़ा बहुत फीवर फील होता है कि हाँ अब थोड़ा बहुत हमारा फीवर है। उसके बाद फिर थोड़ा सा हमें ये बम्प देखने को मिलता है। धीरे धीरे फिर ये इस तरीके से बड़ा होता चला जाता है, इस तरीके से अब ये विकराल रूप ले लेता है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये ब्लिस्टर बनने शुरू हो जाते हैं, फिर रेड होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये अपना पूरे जिसे कह सकते हैं कि पूरे ऑर्गन को डिजीज़ से इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी बॉडी पे हमारा इस तरीके से फैल जाता है और बाद में इनसे पस निकलना, पानी निकलना शुरू हो जाता है, चेहरे पे भी निकलने ही शुरू हो जाता है। जिस तरीके से हमारे बॉडी के बाहर हमें दिख रहा है वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में, गले में और इसोफेगस वगैरह में ये उसी तरीके से हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि कितना दर्दनाक होगा ये। तो अब बात करते हैं स्पेनिश फ्लू की, जो कि H1N1 वायरस के द्वारा 1918 से 1919 में फैला था। ये एक पेंडेमिक था जिसे हम ब्लैक के नाम से भी जानते हैं। स्पेनिश फ्लू बहुत सारी, जिसमें कि हमारे 20 मिलियन यूरोपियन मारे गए थे, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे यूरोप के सैनिक थे। तो 5 साल तक ये रहा। अब बात करते हैं HIV एड्स की, जो कि 1980 में सबसे पहले इसका केस मिला था, जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। इसमें अभी भी 35 मिलियन पीपल तो इसके साथ अभी भी जी रहे हैं, जिसमें कि हर साल 1.5 मिलियन लोगों की डेथ होती है। ये जो है हमारी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको ख़त्म कर देता है, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इबोला वायरस की। इबोला वायरस सन 2014-16 के बीच में काफ़ी आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि बहुत ज़्यादा ये फैल रहा था, जो कि हमारे सबसे पहले जो देखा गया था ये एक गिनी शहर है, गिनी गांव, जो कि 2014 में वहाँ पे इसके केस मिले थे। सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड हुए थे 28,600 लोगों में से 11,325 लोगों की डेथ हो गई थी। इसमें क्या था कि हमारे जो इलनेस आ रही थी और हीमोरेजिक फीवर था और जो इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिली थी। इबोला की मैकेनिज्म की बात करें तो ये किस तरीके से फैलता है, कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है, किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है और कैसे मल्टीप्लाई करके ये हमें इन्फेक्ट करता है। तो चलो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की।
सबसे पहले ये जो है हमारा बॉडी में एंटर करता है किसी भी टिश्यू के द्वारा। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास कांटेक्ट में जाते हैं उससे, या फिर हमारा कहीं पे कटा जला है या हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके द्वारा डायरेक्ट कांटेक्ट से ये इबोला वायरस हमारे कांटेक्ट में आ जाता है। बाद में ये हमारी सेल सरफेस पे आके हमारी सेल के अंदर टिश्यू से कांटेक्ट में आके हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद ये जो है बॉडी के अंदर जाने के बाद में उसको सेल को हाईजैक कर लेता है और लाइसोसोम के ऊपर ये जो है अपना कब्जा जमा लेता है। बाद में ये क्या करता है, ये वायरल आरएनए होता है जो कि अपने रेप्लिकेट करवाता है अपने वायरस को। जो वायरल आरएनए होता है उसको हमारे ही द्वारा, हमारे सेल के द्वारा ही उसका मल्टीप्लिकेशन कराता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी तरीके से इसकी कॉपी बनाते चला जाता है। जब बहुत सारी कॉपी बन जाती हैं तो वो इस तरीके से एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो ये पूरी सेल इन्फेक्टेड हो जाती है। बाद में इसमें एक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद में धीरे धीरे जो हमारी मल्टीपल कॉपी थी वो पूरे बॉडी को इन्फेक्ट करना शुरू कर देती हैं। ये जो है सबसे पहले हमारे दिमाग पे यानी कि माइंड पे इफेक्ट डालता है। धीरे धीरे हमारे लंग्स में, लिवर में, स्प्लीन में और किडनीज में भी ये इन्फेक्शन फैलाता है। फिर उसके सिम्टम्स हमें आने देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमारा 104 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस तरीके से हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है और इसमें डेथ तक हो जाती है। अब जो हाल ही में कोविड-19 जो चल ही रहा है, आप लोगों को सबको पता ही होगा, ये जो है नोवल कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है। सबसे पहले ये एनिमल्स से ह्यूमन में फैला, लेकिन फिलहाल अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन सारे कंट्रीज़ में फैल चुका है, इसीलिए इसको पेंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। इसके सिम्टम्स जो हैं उसमें सबसे पहले हमें फीवर देखने को मिलेगा, टायर्डनेस और जो कि ड्राई कफ भी हमें देखने को मिलेगा। कुछ ही दिनों में जब शुरुआती लक्षण थे इसके, तो 6 कंटिनेंट्स में कुछ ही महीनों के अंदर बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए थे। तो इसके प्रिकॉशन की बात करते हैं। जो हमारी पेंडेमिक डिजीज़ होती हैं इनसे हम कैसे प्रिकॉशन कर सकते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे मेन चीज़ है, देखो अपने आप को हैंड हाइजीन रखना। जितना स्वच्छ रखोगे उतना कम बीमारियां फैलेंगी। तो सबसे पहले हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि हमारी पीपीई किट होती हैं उनको डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी हाइजीन, यानी कि जो भी अगर हम खांसते चीखते वक्त या फिर मुंह पे मास्क लगाना, ये सब हमारे रेस्पिरेटरी हाइजीन के अंतर्गत आते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल है, वेस्ट मैनेजमेंट है, जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है यानी कि जो भी उस पेशेंट के द्वारा यूज किया गया है उसको हमें किस तरीके से डिस्कार्ड करना है वो आता है। पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट, लियन, वेस्ट फ्रॉम आइसोलेशन एरिया, हमारा इसका आइसोलेशन एरिया आता है, उससे हम वेस्टेज को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे, ये सब मैं बातें ध्यान रखनी होंगी। प्रिवेंशन ऑफ निडल स्टिक और शार्प इंजरीज, जैसे कि हमने देखा होगा कि HIV कैसे फैलता है, किसी के ब्लड से फैलता है। जब हमारा किसी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल को अपने साथ यूज़ कर लेते हैं या किसी ब्लेड को यूज़ कर लेते हैं या कोई भी शार्प इंजरी हमें हो जाती है तो हमें खतरा रहता है HIV फैलने का। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। थैंक यू।